हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज बिल्कुल एक नए टॉपिक को। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यानी आज इस लेक्चर के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो बिल्कुल उसी के आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है और उसके अंदर किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी जो फिल्ट्रेशन होता है, और साथ साथ जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम है वो कैसे होता है। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यूरिन के फॉर्मेशन का वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले स्टेप का नाम जो आपको याद रखना है वो क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और दूसरे स्टेप का नाम मैंने लिखा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरे स्टेप का नाम याद रखना है क्या? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो बेटा आज इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के इन तीनों स्टेप्स को डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद हमें मालूम चल जाएगा कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर अब आ गया कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो स्टेप है इस स्टेप में जो ग्लोमेरुलस होता है, आपको पता है ना कि जो अफरेंट आर्टरियोल होती है वो बोमन कैप्सूल के अंदर आकर क्या होती है, एक नेटवर्क बनाती है और उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वेसल्स का, फाइन आर्टरीज का क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और वहीं पर फिर क्या होता है? ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेशन का काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो बेटा क्योंकि इस इवेंट में, इस स्टेप में ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन का काम शुरू किया जाएगा, तो इसलिए हमने इस स्टेप का नाम रखा हुआ है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो बेटा चलिए इसको जल्दी से नोट्स भी इसके साथ साथ मेरे बनाते जाइए। आप सभी को पता है कि नोट्स भी साथ साथ बनती रहती है ताकि आपके मन में कोई भी इन फ्यूचर डाउट आता है तो आप अपने नोट को देख लेंगे, तो फिर आपको जो है आपके मन में जो भी प्रश्न है वो ऑटोमेटिकली फिर आप उसको रिजॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना? तो बात की जाए अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो क्योंकि इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो है इस चीज को आप लिख लीजिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ग्लोमेरुलस क्या करता है? भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ग्लोमेरुलस भाग लेता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। इसलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है ना? एक बात ये बेटा आप सबसे पहले लिख लो। तो पहले स्टेप का नाम आपने क्या रखा? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको क्यों बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? क्योंकि इस स्टेप में ग्लोमेरुलस भाग लेता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस स्टेप का नाम हमने रखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है ना? अब बेटा एक और बात, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि इस पूरे फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में 3 बेसिक स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में शामिल होंगे? तो लिखिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में 3 स्ट्रक्चर्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं। अब वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे? तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको जानना है उसका नाम क्या है? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग को दिखेगा, पहला है
एंडोथीलियम। क्या चीज़ बेटा? एंडोथीलियम। मेम्ब्रेन है बेटा, एंडोथीलियम। किसकी है ये बेटा? ये जो कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी होती है उसकी मेम्ब्रेन है। तो बेटा ये क्या हो जाएगी? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो एंडोथीलियम है वो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू जो फिल्टर है ब्लड में से जो कुछ भी निकलेगा बाहर वो इसी एंडोथीलियम के थ्रू जो है वो बाहर आएगा ब्लड में से। ठीक है ना? तो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है जो आपकी बोमन कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल की क्या चीज़? जो इसकी उपकला है, उपकला, एपिथीलियम जिसको बोलते हैं, बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम। ठीक है, एक ये चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के काम में। तीसरी चीज़ इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, BASEMENT, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आई बात आपको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो एंडोथीलियम, उसके बाद बोमन कैप्सूल की जो एपिथीलियम है वो, बोमन कैप्सूल की क्या चीज़? एपिथीलियम, उसकी उपकला, और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी? ये तीनों चीज़ें मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएंगी। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो क्या होगा? लिखेंगे क्या? लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में 3 स्ट्रक्चर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाते हैं? अभी मैंने बोला ये स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाएंगे? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन FILTERATION, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं? फिल्ट्रेशन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियम, बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम और इन दोनों के बीच का बेसमेंट, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर, तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं? एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू अब क्या होगा? चीज़ें जो हैं वो नेफ्रॉन के अंदर आएंगी। ठीक है ना? तो ये आपको सबसे पहले इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है ना बेटा? इसी चीज़ को अगर मैं फिगर के थ्रू बताना चाहूँ, तो आप लोग को पता है बोमन कैप्सूल होता है। आप लोग जानते हो बोमन कैप्सूल कल मैंने बनाया था इस तरह से, है ना? अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है? ये बोमन कैप्सूल की इनर वॉल है या आउटर वॉल है? आउटर वॉल स्क्वेमस सेल्स से बनी होती है और इनर वॉल जो होती है वो बनी होती है किसकी? पोडोसाइट सेल्स से। और पोडोसाइट्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि बीच बीच में क्या होते हैं? इसमें स्लिट्स पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। होता है ना बेटा? इस तरह से पोर्स होते हैं बेटा, ऐसे। और इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है? जो भी फिल्टर होगा वो नीचे आएगा बेटा। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? ये सब पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट है। तो इनके बीच बीच में क्या है? पोडोसाइट CYTE, पोडोसाइट सेल्स, है ना बेटा? कौन वाले में पाई जा रही है? ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के अंदर पाई जा रही।
पोडोसाइट सेल्स क्या बना रही हैं? पोडोसाइट सेल्स क्या बना रही हैं? ये बना रही हैं गिल स्लिट्स ना, या स्लिट पोर, SLIT, स्लिट पोर्स, PORES, ये बना रही है ना, स्लिट पोर्स बना रही है। तो ये याद रखिए कि पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि क्या बन जा रहा है यहाँ पर, स्लिट पोर्स बन जा रहे हैं। स्लिट पोर्स के थ्रू ही क्या होगा, जो भी फिल्टर होगा ब्लड में से निकलेगा वो सब आएगा नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब इसी स्लिट पोर के जरिए जो कुछ है वो नीचे अब छनकर जो है, छनकर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, छनकर नीचे आएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये बात जो इतनी मैंने यहाँ पर आपको बताई, ये सबसे पहली चीज़ कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसे बनती है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यहीं पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी है, और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है उसमें, उसको बनाने में ग्लोमेरुलस जो यहाँ पर है, ग्लोमेरुलस ना, उसकी जो एंडोथीलियम है और साथ साथ जो बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम है और इन दोनों के बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक तरह की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ये बात आपकी हो गई। बेटा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, और कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें और जो इसके आगे की हैं जो आपको जानना है, चलिए उसको लिख लेते हैं। चलिए बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्योंकि पहला स्टेप है, और पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया, यानी कि ग्लोमेरुलस से के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड में से चीज़ें जो हैं वो फिल्टर करके कब अब आ रही हैं, कहाँ पर वो आ रही है, नेफ्रॉन में आ रही है, बोमन कैप्सूल में आ रही हैं। ठीक है ना। तो एक बात आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे उसी के आगे से कि टोटल कितना 1100 से लेकर 1200, ठीक है ना, कितना 1100 से 1200 ml मतलब मिलीलीटर ब्लड, टोटल 1100 से 1200 ml ब्लड, ठीक है ना, किडनी से पर मिनट, हर एक मिनट में 1100 से कितना बेटा 1200 ml ब्लड जो है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब बेटा यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है, कुछ टर्म्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। क्या लिखा है कि पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो किडनी से क्या होता है बेटा, फिल्टर होता है। किडनी से इतना ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं, मतलब इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। इसको क्या बोलेंगे, रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं, इसे रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, 1100 से 1200 ml, मतलब कि हर एक मिनट में किडनी से 1100 से 1200 ml ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, छनता है। तो इतनी मात्रा को आप क्या बोलते हो, रीनल ब्लड फ्लो कहते हो। ठीक है ना बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा ये पूरा का पूरा ब्लड है, इसमें ब्लड कार्पसेल्स भी हैं, ब्लड प्लाज्मा भी है। तो बेटा कार्पसेल्स तो आएंगी नहीं, कार्पसेल्स नहीं आएंगी, RBC WBC ये नहीं फिल्टर होती हैं। प्लाज्मा वाला जो पोर्शन है वो आता है, वो फिल्टर होता है ब्लड में से, और उस प्लाज्मा में से भी प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी जो बचा है वो फिल्टर होता है। तो ज़रा सा ध्यान देंगे। तो एक बात तो सबसे पहली बात, 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट किडनी से फिल्टर होता है। इस इतने ब्लड को आप क्या बोलते हो, इसको आप टर्म देते हो, इसको आप नाम देते हो रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है ना। अब आगे लिखो कि आपको पता है ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है, या आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, 55% प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है। तो बेटा अब इसमें एक चीज़ लिखो कि लेकिन इसमें से 55%, नोट करेंगे सारे बच्चे, इसमें से 55% प्लाज्मा पार्ट होता है। प्लाज्मा पार्ट कितना होता है बेटा ब्लड में, 55%, 55% क्या होता है बेटा, प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। यानी अब अगर आप देखोगे 55%, तो 1100 से 1200 ml तो टोटल ब्लड था इंक्लूडिंग प्लाज्मा ब्लड कार्पसेल्स। 55% करोगे तो ये आ जाएगा आपका 650 ml। कितना आ जाएगा, 1100 से 1200 का ऑन एवरेज 55% कितना मैंने यहाँ पे बोला, 650 ml। ठीक है ना, होता है।
यानी 650 ml। अब ये जो 650 ml आपका जो हुआ, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो, इसे बोलेंगे रीनल, नोट करेंगे सारे बच्चे, इसको बोलेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो। सारे बच्चे नोट करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रीनल ब्लड फ्लो का 55%, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो का 55% प्लाज्मा होता है, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, तो इसलिए टोटल 1100 से 1200 ml पर मिनट जो किडनी से ब्लड फिल्टर हो रहा था, उसमें से 55% ही प्लाज्मा पार्ट है। तो एक्यूरेट जो फिल्टर हुआ अभी तक वो हुआ कितना? 650 ml, और इस अमाउंट ऑफ ब्लड को आप बोलते हो रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है ना? रीनल प्लाज्मा RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। अच्छा बेटा, वो भी पूरा का पूरा प्लाज्मा भी नहीं फिल्टर होगा, उसमें से भी प्रोटीन को छोड़कर बाकी चीज़ें फिल्टर होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन नहीं फिल्टर होगी, प्रोटीन नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना? अब बेटा एक चीज़ और इसमें लिखो कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी बात की जा रही है अगर RPF की, तो RPF जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसका केवल कितना 20% क्या होता है? 20% केवल क्या होता है? फिल्ट्रेट बनता है। जो वास्तव में क्षमता है फिल्ट्रेट, एक्चुअल फिल्ट्रेट, वो रीनल प्लाज्मा फ्लो का 20% फिल्ट्रेट बनता है। ये आपको समझना है। और रीनल प्लाज्मा फ्लो आपका कितना था? 650 ml। तो 650 ml का वास्तव में उसका 20% केवल फिल्ट्रेट होगा। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो का 20% क्या होगा? फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है ना? यानी अगर बात करें दोनों किडनी मिलाकर, तो नोट करेंगे, इसको याद करेंगे, दोनों किडनी यानी दोनों किडनी से, अब देखो बेटा यहाँ पर आपका लिखा है 650 का 20%, ठीक है ना? तो ये कितना होगा? लगभग होगा कितना? ये होगा 60, 120, 130 ml के आसपास। तो यानी कि दोनों किडनी से अगर बात की जाए तो ये आपका एक मिनट में आपका कितना 130 अप्रॉक्स आ रहा है, तो 125 लिखेंगे, 125। और ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो, क्योंकि ऑन एवरेज बात की जा रही है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो का 20% ही वास्तव में फिल्ट्रेट बनता है। यानी दोनों किडनी से एक मिनट में कितना बेटा? एक्चुअल में कितना? 125 ml ब्लड, 125 ml ब्लड क्या होता है? क्षमता है। कितना? एक मिनट में। अब देखिए ना बेटा, टोटल ब्लड देखो 1100 से 1200 ml था रीनल ब्लड फ्लो, उसमें से 55% प्लाज्मा है, तो हम उस पर आ गए। 55% जो बना वो 650 बना, उसका भी 20% जो है वो एक्चुअल में फिल्ट्रेट बनेगा। यानी कुल टोटल जो है आपका 125 ml ब्लड जो है वो आपका दोनों किडनी से एक मिनट में 125 ml ब्लड जो है क्षमता है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो 125 ml ब्लड छना, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, FILTERATION, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और क्या बोलते हैं बेटा? रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि इसको बोलते हैं GFR। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। तो GFR आपका कितना है पर मिनट? कितना होता है किडनी का GFR? 125 ml ब्लड जो एक्चुअल में फिल्ट्रेट होता है वो 125 ml ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट। 125 ml ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है। अगर एक मिनट में बेटा 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो 24 घंटे को अगर आप काउंट करोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल, जो एक पर डे अगर आ जाएगा तो पर डे ये आपका बनेगा कितना? तो GFR की पर डे बनेगा 180 लीटर। कितना बेटा? 180 लीटर बनेगा, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, टोटल पर डे किडनी जो है उसका GFR कितना होता है? 180 लीटर पर डे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। कितना बेटा? 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। ये आपका पर मिनट कितना था? 125 था। अगर आप एक मिनट में 125
ml ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है एक्चुअल में, तो पूरे दिन भर में वो आपका, जब आप उसको मैथमेटिकली आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा वो आपका अप्रॉक्स 180 लीटर पर डे, यही आपका GFR है। पर मिनट कितना? 125 ml एक्चुअल फिल्ट्रेट 125, ठीक है ना। पर डे कितना, उसी को आप मिनट से आप डे में जब काउंट करोगे तो आएगा कितना? 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद करना है। GFR हमारा कितना होता है, एक्चुअल फिल्ट्रेट कितना होता है बेटा, पर डे कितना होता है, पर डे होता है बेटा 180 लीटर, ठीक है ना, 180 लीटर। और बेटा पर मिनट कितना होता है, 125 होता है, कितना? 125 ml। अभी जो मैंने लिखा ये सारी बातें आपने नोट की होंगी, इसी चीज़ को थोड़ा सा और मैं एक आपको चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। आपको मैंने बताया कि जो रीनल ब्लड फ्लो होता है, रीनल, अभी बताया, रीनल ब्लड फ्लो, वो मैंने आपको जो बताया वो बताया 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml पर मिनट, ये मैंने आपको बताया 1100 से 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है ना। ये टोटल है जो किडनी से फिल्टर होगा, टोटल। अब इसका मैंने आपको बताया कि 1100 से 1200 का जो 60% है वो प्लाज्मा होता है, 55% कितना होता है, प्लाज्मा होता है। तो रीनल ब्लड फ्लो का जो 55% है वो आपका कहलाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। हाँ, इसको आप क्या बोलते हो, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो इसका कितना बेटा, 1100 से 1200 का कितना, 55%, कितना, 55% पार्ट, 55% पार्ट। तो इसका जो 55% पार्ट आपका बना 1100 से 1200 का दोनों किडनी मिलाकर, वो आपका टोटल बनता है कितना, मैंने अभी बताया 650 ml पर मिनट। कितना बना, 650 ml, 650 ml, समझ रहे ना, मतलब ब्लड का कितना है, 55% भाग है ये, ब्लड का 55% भाग, ठीक है, प्लाज्मा वाला पार्ट। अब मैंने बताया कि प्लाज्मा जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसका भी 20% एक्चुअल फिल्ट्रेट होता है, और उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, RATE। तो क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 650 का कितना, 20%, 20%, 650 का 20% आपका कितना आएगा, 125 अप्रॉक्स, लगभग 125 से 130 होता है, 125 ml पर मिनट, ठीक है ना, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। और पर डे अगर देखें तो ये होगा 180 लीटर, 180 लीटर LIT, लीटर पर मिनट, ठीक है ना। ये इसका 20% हो गया। तो बस बेटा आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से इस टर्म को याद रखना है, ये भूलना नहीं है, प्रश्न यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बहुत ध्यान से समझिए, बार बार लेक्चर को रिपीट करिएगा। डाउट फिर भी होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। चलिए, इतना आपने लिख लिया। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, वो लिखिए कि ब्लड बोमन, BOWMAN, बोमन्स कैप्सूल, ब्लड बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट जो पोर होते हैं, पोर्स से इतना ही क्षमता है, यानी फिल्टर होता है, इतना ही फिल्टर, नोट करिएगा, ब्लड बोमन कैप्सूल्स में प्रेजेंट जो पोर्स हैं उनसे इतना ही फाइनली लिख लीजिए, इतना ही आखिर में, फाइनली एकदम बात की जाए
ठीक है ना। फाइनली क्या होता है, फिल्टर होता है, FILTER, इतना ही फाइनली छनता है या फिल्टर होता है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटीन को आप हटा देंगे, ठीक है ना, कि केवल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा भी आगे, केवल प्रोटीन को छोड़कर, प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारा कुछ आ जाएगा फिल्टर होके, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सब प्रोटीन को छोड़कर, कि केवल प्रोटीन को छोड़कर बाकी प्लाज्मा छन कर यानी फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। छन कर कहाँ आ जाएगा, नीचे, मतलब बोमन कैप्सूल में अंदर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है नेफ्रॉन में, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है ना बेटा, नीचे आ जाता है। तो बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, इसमें एक पॉइंट यहाँ देखिए, प्रोटीन नहीं आती बेटा, प्रोटीन फिल्टर नहीं होता प्लाज्मा में से, पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा, पूरा ब्लड का प्लाज्मा ही फिल्टर हो जाएगा, चला आएगा ब्लड में से निकल कर, लेकिन प्रोटीन नहीं आएगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ठीक है ना। 55% प्लाज्मा था ना, तो 55% प्लाज्मा 650 ml आया था, उसमें भी प्रोटीन सब माइनस करके तो बस 20 ml 20% पोर्शन जो बचा है, इसमें जो प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा में से 20% ही एक्चुअल में क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो शेष 80% है उसमें प्रोटीन सारी हैं, वो प्रोटीन्स नहीं आएंगी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि फाइनली जो है फिल्टर कितना होगा कि प्लाज्मा में से खाली प्रोटीन को छोड़कर बाकी पूरा प्लाज्मा नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने का मतलब आ जाएगा बोमन कैप्सूल में, ब्लड में से निकल कर फिल्टर हो गया, इसका मतलब छन गया, केवल प्रोटीन को छोड़कर। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि प्रोटीन नहीं जाती है, प्रोटीन फिल्टर नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये जो छन कर आया है प्लाज्मा, प्रोटीन को छोड़कर बाकी सब कुछ जो छन कर आ गया, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। इसी में लिख लो बेटा, लिख लो कि छन कर आए इस लिक्विड को, फ्लूइड को, मैटर, द्रव्य को छन कर आए, इस द्रव्य को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा, फाइनली एकदम छन गया है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है ना। छन कर आए इस द्रव्य को क्या बोलेंगे बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट समझ में आया, प्लाज्मा में से प्रोटीन घटा दो, जो बचा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट, क्योंकि प्रोटीन तो आएगी नहीं, ठीक है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस को आप चाहे जैसे लिखो, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, इस पूरी प्रक्रिया को आपने क्या नाम देना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस पूरी प्रक्रिया को ULTRAFILTRATION, इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। प्लाज्मा में से प्रोटीन छोड़कर बाकी पूरा प्लाज्मा नीचे आ जाएगा, छन जाएगा, छन कर आ जाएगा ब्लड में से निकलकर, उसी को हम, उस द्रव्य को, उस लिक्विड को हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेट समझ में आ गया बेटा। अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्या था बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्या था, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो आएगी नहीं बेटा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, नोट करेंगे सारे बच्चे, क्या कहलाएगा, प्रोटीन हटाकर बटा प्लाज्मा क्या कहलाएगा, बचा हुआ प्लाज्मा छन गया, उसको हम बोलेंगे क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। नोट करेंगे बेटा सब लोग, प्लाज्मा माइनस
प्रोटीन इज इक्वल टू अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है बेटा। हाँ अच्छा बेटा, एक बात और बेटा, एक प्रेशर चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए, एक तरह का प्रेशर चाहिए होता है वहाँ पर। तो लिखिए फिल्ट्रेशन के लिए एक दाब चाहिए होता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, एक प्रेशर चाहिए, और उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेट इफेक्टिव, नोट करेंगे, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बेटा, फिल्ट्रेशन के काम को करने के लिए जो प्रेशर लगता है वहाँ पर, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, NEFP, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन के लिए नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़रूरी होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की ज़रूरत होती है, की आवश्यकता होती है, नीड होती है। अब ये कैसे निकलेगा अभी मैं बताऊंगा बेटा, कितना होता है ये अभी मैं पूरा बता दूंगा। आवश्यकता होती है। अब ये नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो बेटा बात की जाए, अगर ये जो बोला जा रहा है कि फिल्ट्रेशन के काम को करने के लिए, छानने के लिए, जो कुछ छन रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेट को पाने के लिए हमें नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को जानना पड़ेगा। ये कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, इसको जानने के लिए, क्योंकि ये वो प्रेशर है जो हमें चाहिए फिल्ट्रेशन को करने के लिए, जितना कम से कम दाब वहाँ पे चाहिए, कहाँ पर, नेफ्रॉन में, वो फिल्ट्रेशन को, ताकि फिल्ट्रेशन वहाँ पे ब्लड में से चीज़ें छन के आ जाएं, अल्ट्रा फिल्ट्रेट हमें प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हमें ये प्रेशर चाहिए होता है, ये वहाँ पे लगता है। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे, किसको, NEFP को। लेकिन उससे पहले कुछ और जो टर्म्स हैं, कुछ और जो प्रेशर्स हैं, उनको जान लेते हैं, तब ये निकलेगा हमारा क्या, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो बेटा अब मैं इसको, अभी जो मैंने लिखा उसको मैं यहाँ से इरेज कर ले रहा हूँ। अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना, बेटा कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को, उन शब्दों को पहले हम लोग सुनेंगे, फिर उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे बेटा एक टर्म आपका आएगा जिसको आप बोलोगे, एक और प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, बात बच्चा ध्यान से सुनना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये कहाँ पर बनेगा बेटा, ये प्रेशर कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उसके अंदर। कहाँ पर, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो कहाँ पर लगता होगा, अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर। ग्लोमेरुलस किससे बना है, कैपिलरी का नेटवर्क है। तो कैपिलरी में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग जान लो, पहली चीज़ A, ठीक है ना, वो क्या है, वो है ग्लोमेरुलर, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये प्रेशर कहाँ पर है बेटा, इस प्रेशर का रीज़न क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, GFP। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर लिखें, ये ग्लोमेरुलर, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में लगने वाला प्रेशर है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में लगने वाला क्या है, पाया जाने वाला प्रेशर है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोल रहे हैं। तो ये कहाँ होता है, इसका कारण क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है उसको, वही प्रेशर, उसी की वजह से ये प्रेशर आपका आया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में, तो नोट करेंगे, इसकी वैल्यू लिखिए
60 से 70 60 to 70 mmHg, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बेटा, नोट करेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? 60 से 70 mmHg होता है। 60 से 70 mmHg होता है। 60 to 70 mmHg होता है क्या बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो आपका टर्म है बी, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ और उसका नाम है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा? ब्लड कोलॉइडल, नोट करेंगे, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने लिखा, ये भी एक प्रेशर है। शॉर्ट फॉर्म इसकी बनेगी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, यही बनेगा ना, BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। ये जो प्रेशर है, ये ब्लड में जो प्रोटीन्स होती है उनकी वजह से ये प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। ठीक है ना। तो एक बात जो लिखिए कि ये प्रेशर हाँ कैसे जनरेट होगा, कहाँ से पैदा होगा? ब्लड में मौजूद हाँ कौन? प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद जो प्रोटीन है, PROTEINS, प्रोटीन्स। तो ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, जनरेट होता है, बनता है, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है ना। तो और इसी प्रेशर को आप क्या बोलते हो? जो प्रोटीन्स की वजह से एक प्रेशर ब्लड के अंदर आ रहा है, उसको आप बोलते हो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है 32 mmHg। कितना होता है? 32। नोट करेंगे सारे बच्चे, इसकी वैल्यू होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी? 32 mmHg। नोट करिएगा। GFP कितना होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर 60 से 70 mmHg। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब एग्जाम में पूछे जाके क्वेश्चन है। और BCOP यानी ब्लड कोलॉइडल प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो होता है वो होता है 32 mmHg। हो गया बेटा? ठीक है। अच्छा, अगला जो है नेक्स्ट जो है वो अब क्या हो जाएगा? अब इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा वाला C जो है तीसरा प्रेशर, उसका नाम है कैप्सुलर, CAPSULAR, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नोट करेंगे तीसरा वाला जो प्रेशर उसका नाम है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHP। हाँ, CHP। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो बेटा ये भी एक प्रेशर है। क्या मैंने नाम लिखा हुआ है? कैप्सुलर। पहला क्या था? पहला था GFP, दूसरा था BCOP और तीसरा मैंने अब आपको बताया एक और प्रेशर। मुझे फाइनली नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर पे आना है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें ये सारे प्रेशर्स की वैल्यू जाननी होगी, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ। पहला है आपका GFP, वो मैंने बता दिया 60 से 70 mmHg होता है। दूसरा जो प्रोटीन की वजह से ब्लड के अंदर प्रेशर लगता है उसको आप 32 mmHg कहते हो। तीसरा जो प्रेशर आपने यहाँ पर निकालना है वो क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको आप बोलते हो क्या? CHP। ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है ये बोमन कैप्सूल में जो द्रव्य जो अंदर फ्लूइड जो इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से जनरेट होता है। तो लिखो कि ये प्रेशर बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट, बोमन कैप्सूल में उपस्थित क्या चीज़ बेटा? थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे। तो बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट जो फ्लूइड है, फ्लूइड या फिर द्रव्य है, मटेरियल मैटर की वजह से
क्या होता है, पैदा होता है, जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। कौन सा प्रेशर, कैप्सुलर, बोमन कैप्सूल से कैप्सुलर याद कर लीजिए, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी CHP। ये क्या होता है, बोमन कैप्सूल में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की वजह से जो है ये क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपका होता है 18 mmHg। तो नोट करेंगे ये कितना होता है, ये होता है आपका 18 mmHg, 18 mmHg, ठीक है ना। तो ये आपका CHP कितना होता है, 18 mmHg होता है, ठीक है ना। GFP कितना था, 60 से 70 था। BCOP कितना था, 32 mm था। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमारे अंदर होता है वो कितना होता है, 18 mmHg होता है बेटा। नोट कर लिया बेटा, तीनों तरह के प्रेशर नोट कर लिए बेटा, ठीक है बेटा। ये तीनों तरह के प्रेशर देखो, 60 से 70 है, ये 32 है और वो कितना है, 18 है। तो अब मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था कि फिल्ट्रेशन के लिए नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की ज़रूरत होती है। मैंने ये बताया था ना अभी को थोड़ी देर पहले, फिल्ट्रेशन के लिए नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो बेटा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी कि बात की जाए अगर NEF और P, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें GHP, मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई है, GHP में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा BCOP प्लस, नोट करेंगे ये फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ठीक है ना, CHP। अच्छा, तो बेटा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर निकालना है तो हमारा GHP मैंने कितना बताया था, मैंने इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, लगभग ऑन एवरेज 60 बताया था, ठीक है ना। कितना बताया था, 60 बताया था, किसका, GHP का, ठीक है ना, 60, ठीक है। GHP मतलब GFP की बात हो रही है, GFP कर लीजिए, HP को F कर लीजिए, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर 60 और माइनस और BCOP की वैल्यू अभी को मैंने जो बताई, जो प्रोटीन की वजह से हमारा जो प्रेशर अंदर लगता था वो 32 लगता था। तो 60 में से हम क्या करेंगे, 32 प्लस CHP की वैल्यू कितनी है, 18। देखिए आपको पीछे सब लिखा है आपने, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32 और 18 जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50, ठीक है ना। तो 60 में से 50 घटा दो तो आपका ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 mmHg नोट करेंगे सारे बच्चे, आपका नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो आपका 10 mmHg से लेकर, एक ऑन एवरेज बात की जाए तो ये रेंज बता रहा हूँ, 25 mmHg तक जाता है। कितना जाता है, 10 mmHg से लेकर 25 mmHg। तो ये आपको याद रखना है कि NEFP यानी नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका जो बनेगा वो बनेगा 10 mmHg से लेकर कितना, 25 mmHg तक। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। बस आप उसको याद कर लो कि आपका नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 10 mmHg से लेकर 25 mmHg तक, ठीक है ना बेटा। चलिए NEFP निकल गया, चलिए इतनी बात हो गई। अब बेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखो बेटा, ऐसा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हार्मोन रेनिन नाम का जो हमारी किडनी में बनता है, ठीक है ना, और JG सेल से, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना लिख देने के बाद, ये सब लिख देने के बाद अब मैं इसको इरेज करूँगा, उसको आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो बनेगा आपका, जो आपको याद रखना है वो है 10 mmHg से लेकर 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे नोट, चलिए नोट देखिए, ह्यूमन किडनी में एक सेंसिटिव एरिया, एक संवेदनशील क्षेत्र
सेंसिटिव रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र होता है। ह्यूमन किडनी में एक सेंसिटिव एरिया होता है, इसे क्या बोलते हैं? JGA, फुल फॉर्म जक्स्टा JUX जक्स्टा, जी का मतलब जक्स्टा, ठीक है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, नोट करेंगे क्या है? JGA का फुल फॉर्म लिख रहे हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर और ए का फुल फॉर्म एपरेटस, APPARATUS, फुल फॉर्म है जे जक्स्टा, जी मतलब ग्लोमेरुलर, ए का मतलब एपरेट। तो उस संवेदनशील एरिया को जो किडनी में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? JGA कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं। और यहीं से क्या होता है, यहाँ पर ना JG सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, जिनसे रेनिन नाम का क्या बनता है? हार्मोन बनता है, ठीक है ना। अब एक बात ये होगी। दूसरी बात, ये जो JGA है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एरिया या एपरेटस, इसमें क्या होती हैं? JG सेल्स। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। JG सेल्स, JGA में क्या होती है? इस एरिया में क्या होती हैं? JG सेल्स पाई जाती हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए बेटा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जाते हैं। और ये JG सेल्स से क्या बनता है बेटा? हार्मोन बनता है। बेटा नाम क्या है बेटा? बेटा नाम है बेटा रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। तो RENIN, रेनिन, ठीक है ना। तो JG सेल से रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। JG सेल से रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बेटा रेनिन हार्मोन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। ये जो रेनिन हार्मोन है ये GFR को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो इतना लिखने के बाद एक बात और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब इसके आगे से लिखेंगे कि जब, एक नई लाइन से आप लोग लिखिएगा कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जो कि मैंने आपको बताया था 180 लीटर पर डे मैंने आपको बताया था ना, तो जब GFR क्या होता है? कम होता है, यानी किडनी जो है फिल्ट्रेशन डाउन कर देती है। जब GFR कम होता है तो क्या होता है? तो JG सेल्स क्या होती हैं? स्टिमुलेट होती हैं। तो जब GFR कम होता है तो JG सेल्स क्या होती हैं? स्टिमुलेट होती हैं, प्रेरित होती हैं, स्टिमुलेट होकर क्या निकालने लगती हैं? रेनिन हार्मोन। तो स्टिमुलेट होकर रेनिन का सिक्रीशन मतलब रेनिन को निकालने लगती हैं, करने लगती हैं, रेनिन का सिक्रीशन करने लगती हैं, ठीक है ना। तो जब किडनी किसी वजह से फिल्ट्रेशन डाउन कर दी, फिल्टर 180 लीटर जो एक जनरली GFR है एक पर डे का या पर मिनट जो मैंने आपको बताया, वो डाउन होगा, यानी कि किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर रही है पूरी तरह से ब्लड को, तो वहाँ पर हमारी जब JG सेल्स हैं वो अब स्टिमुलेट हो जाएंगी और रेनिन का क्या होने लगेगा? सिक्रीशन होने लगेगा। ये जो रेनिन है ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ग्लोमेरुलर, ठीक है ना, जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देगा। तो ये ग्लोमेरुलर, ठीक है ना, ब्लड फ्लूइड FLUID, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लूइड फ्लो FLOW को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, इंक्रीज, ठीक है ना। तो ये रेनिन क्या करेगा? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लूइड फ्लो को क्या कर देगा? बढ़ाकर इंक्रीज करके GFR को भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मतलब फिल्ट्रेशन फिर से प्रॉपर होने लगेगा जितना होना चाहिए। GFR को क्या कर देगा? GFR को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है।
मतलब जीएफआर को नॉर्मल बनाए रखने में रेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जीएफआर डाउन होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन होता है किडनी का, तो वहाँ पर आपकी जो रेनिन है वो एंजाइम, रेनिन जो हार्मोन है वो उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को वापस से बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को वो ब्लड फ्लो को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, जिससे जीएफआर भी वापस से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो मेरे बच्चों, ये जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये बेटा आपका पहला स्टेप था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको सेकंड स्टेप इसका पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। चलिए, यहाँ तक का आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप का नाम क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना? चलिए, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। बात की जाए अगर इस स्टेप की यूरिन फॉर्मेशन में, तो क्या होता है, आपको पता चल गया कि पर डे 180 जीएफआर पर डे 180 लीटर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। 180 लीटर ब्लड जो है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, क्षमता है। ठीक है ना? कितना? 180 लीटर, ठीक है ना? लेकिन सारा का सारा 180 लीटर यूरिन नहीं निकलता। यूरिन कितना निकलता है, 8.5 लीटर। लेकिन जो 8.5 लीटर जो है वो क्या है, यूरिन आउटपुट है। जो यूरिन के रूप में बाहर आएगा वो 8.5 लीटर आएगा पर डे। यूरिन आउटपुट होता है। सोचिए कि 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो गया, लेकिन 180 लीटर ब्लड पर डे फिल्टर हुआ, जीएफआर आपको बताया, लेकिन एक्चुअल में जो यूरिन निकलता है हमारी बॉडी से वो केवल कितना निकलता है, 8.5 लीटर निकलता है पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे 24 घंटे में कितना, 8.5 लीटर ये यूरिन आउटपुट कितना है केवल। लेकिन 8.5 लीटर यूरिन आउटपुट केवल होता है, या लेकिन केवल यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर केवल, लेकिन केवल कितना, 8.5 लीटर यूरिन आउटपुट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर हुआ है वो वापस से बॉडी में ही रह जाएगा, वो वापस से ब्लड में चला जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो टॉपिक का नाम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्ब हो जाना है। 180 लीटर टोटल ब्लड फिल्टर हुआ, लेकिन उस 180 में से केवल 8.5 लीटर ही एक्चुअल में यूरिन के रूप में बाहर आएगा। बाकी सब वापस से क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन में से कहाँ चला जाएगा, फिर से चला जाएगा ब्लड में। ठीक है ना? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है अब यहाँ पर। तो अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 180 में से 8.5 लीटर जो है वही आपका एक्चुअल में क्या है बेटा, एक्चुअल में जो है वो यूरिन आउटपुट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 99% बोल सकते हैं ना, या अप्रॉक्स 95% बात किया जाए, लगभग 95% क्या होगा, 95% फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट जो छना है, 95% फिल्ट्रेट वो वापस से क्या हो जाएगा, वापस से ब्लड में ले लिया जाएगा, यानी कि वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब, वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना? तो 95% फिल्ट्रेट वापस से कहाँ चला जाता है, ब्लड में आपका क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना? पुनः इसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है ना? अब बेटा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, जब मैंने नेफ्रॉन पढ़ाया था तो भी आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, हेनले लूप में नहीं होता थोड़ा बहुत, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना? तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि आपका जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, क्या चीज़, सेलेक्टिव जो आप पढ़ रहे हो, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये आपका कहाँ कहाँ पर आपको
नेफ्रॉन के अंदर ये प्रोसेस होगा वापस से रीअब्जॉर्ब करने वाला। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाएगी क्या, सबसे पहला आपका पीसीटी, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कल मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको पीसीटी के बारे में। पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो हाईएस्ट जो एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, फिल्ट्रेट वापस से ब्लड में चला जाता है। हाईएस्ट रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। एक बात बेटा। दूसरी बात क्या कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो बात की जाए अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, सक्रिय अवशोषण जिसको बोलते हैं, या एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलो या अब्जॉर्प्शन बोल लो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपका होगा और साथ साथ पैसिव भी होगा, पैसिव होगा। अब एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिव और पैसिव में एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसमें एनर्जी लगती है उसमें नहीं लगती है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो किसका होगा, वो होगा सोडियम आयन का प्लस ग्लूकोज का भी होगा बेटा, सोडियम और ग्लूकोज, और किसका होगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ये तीन चीज़ का जो है सक्रिय अवशोषण होगा, किसका, सोडियम आयंस का, ग्लूकोज का, और कॉमा लगा के तीसरी चीज़ क्या हो गई, अमीनो एसिड हो गई। ठीक है ना। पैसिव जो होगा वो किसका होगा, H2O का होगा यानी पानी का होगा, और किसका होगा, Cl माइनस का होगा, क्लोराइड आयन का होगा, Cl माइनस। ठीक है ना। तो पानी H2O लिखो चाहे वाटर लिख दो, और Cl माइनस, इन दो चीज़ों का क्या होगा बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ पे माइक्रोविलाई पाई जाती है और यहाँ पर खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। याद आया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीसीटी में यानी कि नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना बेटा। पीसीटी के बाद अब नेक्स्ट जो है वो है हेनले लूप। तो हेनले लूप में बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। उसके बाद अब आपका तीसरा आएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, या दूसरा ही अब आप बोल लो, दूसरी साइट आपकी आएगी डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना। तो अब मैं यहीं पर आपको डीसीटी के भी बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम आयंस और किसका, वाटर, सोडियम आयंस और वाटर का क्या होता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। ज़रूरत होगी तो एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, और जितना भी होगा वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयन और वाटर का क्या होता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। नोट कर लेंगे, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर बेटा, यहीं पर होता है आपका। ठीक है बेटा। चलिए, एक बात हो गई। यहाँ डीसीटी में 90%, 19% क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। 19% क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, 19% वाटर एब्जॉर्प्शन। नोट करेंगे इसको बेटा, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना बेटा। ये भी आपका खत्म हो गया। इसके बाद एक और चीज़ आएगी यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, वो आएगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना। तीसरा कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। बात करें अगर कलेक्टिंग डक्ट की बेटा, तो कलेक्टिंग डक्ट में आपको ये जानना है कि कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन, नोट करेंगे, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन और यूरिया का भी थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है। यूरिया भी थोड़ी सी वापस चली जाती है ब्लड में। तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन और यूरिया का भी थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है। किस जगह पर, कलेक्टिंग डक्ट में। किस जगह पर बेटा, वाटर और यूरिया का थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ठीक है ना बेटा, हो गया। ठीक है।
तो ये जो DCT आपने लिखा था वाटर एब्जॉर्प्शन, इस वाटर एब्जॉर्प्शन को मेंटेन रखने का काम कौन हार्मोन करता है? ADH। तो यहाँ पर ADH हार्मोन क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ADH हार्मोन मेंटेन करता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? यूरिन है ज़्यादा आने लगेगा, बार बार यूरिन होने लगेगा, ठीक है ना, डाईयूरेसिस हो जाएगी। डाईयूरेसिस बहुमूत्रता बोलते हैं। डाईयूरेसिस को रोकता है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बाहर ना जाए, इसलिए पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो कंडीशनल है यहाँ पर। तो ADH हार्मोन जो है वो DCT में वाटर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेगा, और ये क्या करेगा? ये हार्मोन क्या करेगा? डाईयूरेसिस को भी रोकेगा। किसको रोकेगा? डाईयूरेसिस मतलब बहुमूत्रता बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये बेटा आपका खत्म हो गया। अब बेटा आप लोग क्या पढ़ोगे? अब पढ़ोगे लास्ट स्टेज जो आता है क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरा स्टेज क्या नाम है इसका? ट्यूबुलर, TUBULAR, ट्यूबुलर सिक्रीशन। जरा बच्चों इसको ध्यान दो, सारे बच्चे जल्दी से बेटा ध्यान दो। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? बात की जाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन की, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपका क्या होता है कि आपकी जो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान देंगे। थोड़ा सा समापन हो रहा है लेक्चर का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि यहाँ पर क्या होता है कि जो PCT और DCT की सेल्स हैं वो क्या करती हैं? कुछ पदार्थों को पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क लिखिएगा कि PCT और DCT की जो सेल्स हैं वो कुछ पदार्थों को पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से लेकर कहाँ पर? DCT से लेकर कहाँ पर? DCT और PCT में प्रेजेंट जो पहले से वहाँ पे फिल्ट्रेट है उसी में डाल देती हैं। फिल्ट्रेट पेरीट्यूबुलर नेटवर्क से लेकर कुछ पदार्थों को वापस से कहाँ डालती हैं? फिल्ट्रेट में डाल देती हैं। फिल्ट्रेट में डाल देती हैं, ठीक है ना। कुछ पदार्थों को वापस से लेकर कहाँ डाल दी? फिल्ट्रेट में डाल देती हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसी को ट्यूबुलर क्या बोलते हैं? सिक्रीशन कहते हैं। इसी को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। सॉरी मेरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो क्या क्या डाला जाता है जरा से इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो PCT और DCT में क्या डालते हैं? बात की जाए अगर PCT में क्या डाला जाता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से लेकर, और DCT में क्या डाला? PCT की अगर बात की जाए तो इसमें यूरिक एसिड हो गया, ड्रग हो गया यानी कि दवाई हो गई, और साथ साथ हिप्यूरिक एसिड हो गया, HIPPURIC